हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग मजे में हैं, ग्रेविटेशन भी एंजॉय कर रहे हैं। तो बच्चों, हम लोग आज ग्रेविटेशन में एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, हम लोगों ने बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ा था और उससे रिलेटेड एक यूनिवर्सल लॉ भी पढ़ा था, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। उस यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में हमने देखा था कि अगर हम किसी भी एक मास के सामने दूसरे मास को ले आते हैं तब वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, यानी दोनों एक दूसरे के ऊपर एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाते हैं कुछ दूरी से ही। अगर दोनों कांटेक्ट में हैं तो भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएंगे, जैसे जब आप अर्थ के कांटेक्ट में होंगे तो भी अर्थ की वजह से आपके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगते हैं, और अगर आप अर्थ के कांटेक्ट में नहीं है, हवा में है, तो भी आपके ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। यानी ग्रेविटेशनल फोर्स की एक क्वालिटी है बच्चों कि ये प्रॉपर्टी है कि कोई भी एक मास किसी दूसरे मास के ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगा सकता है कुछ दूरी से, बिना कांटेक्ट में आए हुए एक ग्रेविटेशनल फोर्स एक मास दूसरे मास के ऊपर एक्सर्ट कर सकता है, राइट। तो फिर मन में सवाल उठता है कि यार आखिरकार ऐसा क्या होता है, कौन सी ऐसी जादू है कि एक मास दूसरे मास के बिना कांटेक्ट में आए हुए उसके ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगा देता है, राइट बच्चों। जैसे अगर सपोज करो कि आपको अगर टेबल को मूव करना है तो आपको टेबल के कांटेक्ट में आना पड़ेगा। आप उसके कांटेक्ट में आएंगे तभी आप उसके ऊपर एक फोर्स लगा सकते हैं, दूर से उसके ऊपर फोर्स नहीं लगा सकते। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स दूर से ही किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर बिना कांटेक्ट में आए हुए लग सकता है। तो आखिरकार ऐसा क्या कॉन्सेप्ट है, क्या लॉजिक है इसके पीछे, उस लॉजिक को हम लोग समझने के लिए आज एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। समझिए इस बात को कि कोई भी एक मास, पहले आप एक छोटी सी बात सुन लीजिए, फिर हम लोग डायग्राम के थ्रू समझेंगे। कोई भी एक मास, कोई भी एक ऑब्जेक्ट जिसके पास मास है, जब आप उस ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखते हैं तब वो ऑब्जेक्ट अपने आसपास के रीजन में एक वेव जनरेट करता है, ठीक है। हालांकि हम उसको वेव नहीं करेंगे फिलहाल, क्योंकि हमने वेव के बारे में पढ़ा नहीं है, हम 11th के लास्ट में वेव के बारे में पढ़ेंगे। तो कोई भी एक ऑब्जेक्ट आप कह सकते हैं कि वो अपने आसपास के रीजन में अपना एक प्रेजेंस क्रिएट करता है, ठीक है। अपना एक 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 अपना यूं समझ लीजिए अपना एक वर्चस्व बनाता है, ठीक है। एक रीजन क्रिएट करता है जहां पर कि उसके प्रेजेंस को फील किया जा सकता है। उस रीजन में जब कोई दूसरा मास आता है तो उस मास ने जो अपना प्रेजेंस क्रिएट किया है, यानी जो अपनी एनर्जी उस पॉइंट पर छोड़ी है, उस पॉइंट पर जब आप दूसरे मास को लाकर रखते हैं तब दूसरा मास पहले मास की उस एनर्जी के साथ वहां पर इंटरैक्ट करता है, राइट। कोई भी एक ऑब्जेक्ट जिसके पास मास है उसको जब आप कहीं पर रखते हैं तब वो अपने आसपास की रीजन में एक एनर्जी क्रिएट करता है, अपना प्रेजेंस क्रिएट करता है। और जब दूसरा मास उस एनर्जी के रीजन में आता है तब वो मास पहले मास की वजह से वहां पर जो एनर्जी है उस एनर्जी के साथ इंटरैक्ट करता है, और इंटरैक्ट करने की वजह से एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है। जैसे आप समझिए इस तरीके से कि जैसे सपोज करें कि ये एक पॉइंट है जहां पर कि एक ऑब्जेक्ट है, कैपिटल एम मास का एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, ओ पॉइंट है। और तो जैसे ही आप इस कैपिटल एम मास को यहां पर लाकर प्लेस करेंगे, इस कैपिटल एम मास की वजह से एक एनर्जी क्रिएट होती है। जो मैं वेव आपको कह रहा हूं ना, वेव एक एनर्जी है, तो एक एनर्जी है, वो इसके आसपास के हर एक पॉइंट पर वो एनर्जी प्रेजेंट होती है। और जब दूसरा मास सपोज करिए इससे कुछ p पॉइंट की दूरी पर, सॉरी कुछ r डिस्टेंस की दूरी पर एक पॉइंट है p, जब इस p पॉइंट पर हम एक स्मॉल m मास को लाकर प्लेस करते हैं, दूसरे मास को प्लेस करते हैं, तो ये जो मास हमारा है बच्चों, इसकी वजह से एक एनर्जी क्रिएट हुई है आसपास के रीजन में। इसकी वजह से एक एनर्जी जो है वो इस पॉइंट पर, p पॉइंट पर भी क्रिएटेड है। और जब ये स्मॉल m मास इस p पॉइंट पर लाकर हम इसे रखते हैं तब ये स्मॉल m मास इससे इंटरैक्ट नहीं करता है,
इसकी वजह से जो पी पॉइंट पर एनर्जी क्रिएट हुई है उस एनर्जी के साथ इंटरेक्ट करता है, और यहां पर जो एनर्जी क्रिएट हुई उस एनर्जी के साथ इंटरेक्ट करने की वजह से एक फोर्स इस स्मॉल एम मास के ऊपर एक्सपीरियंस होता है। तो वो जो एनर्जी जो ये कैपिटल एम मास अपने आसपास के रीजन के हर एक पॉइंट पर क्रिएट करता है, उसे हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। ऑलराइट, इस मास ने अपने आसपास के रीजन के हर एक पॉइंट पर एक एनर्जी क्रिएट की है, उस एनर्जी को हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी या इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। तो ये जो इंटेंसिटी है ग्रेविटेशनल फील्ड की, इस मास की वजह से इसने जो यहां पर फील्ड क्रिएट किया है, इस फील्ड की वजह से यहां पर कुछ एनर्जी है बच्चों। ये स्मॉल एम मास जब इस पी पॉइंट पर आएगा तो यहां पर जो एनर्जी पहले से प्रेजेंट है उस एनर्जी के साथ ये स्मॉल एम मास इंटरैक्ट करेगा, और इंटरैक्ट करने की वजह से इसके ऊपर एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है। तो ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड यहां पर क्रिएट हुई, मान लेते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड पी पॉइंट पर, लेट ग्रेविटेशनल फील्ड क्या क्रिएट कर रही है, ये ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट कर रहा है। जो मास की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है ना बच्चों इस पॉइंट पर, उसे हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं, या इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं, जो आप कहना चाहें। हम शॉर्टकट में ग्रेविटेशनल फील्ड कहेंगे। तो इस कैपिटल एम मास की वजह से पी पॉइंट पर एक ग्रेविटेशनल फील्ड है। हम कह रहे हैं कि लेट ग्रेविटेशनल फील्ड एट पी, उसको हम ई सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। और जो मास है पी पॉइंट पर, मास एट पी, ये मास हमारा स्मॉल एम है, राइट। तो ये जो स्मॉल एम मास है, ये इस पॉइंट पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड है ई, उसके साथ इंटरैक्ट करता है, और इंटरैक्ट करने की वजह से इसके ऊपर एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है। ये जो फोर्स है बच्चों, ये यहां पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट हो रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी इस मास की वजह से जहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड ज्यादा होगा वहां पर फोर्स ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, और जहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड कम होगा वहां पर फोर्स कम एक्सपीरियंस होगा। तो इसका मतलब कि फोर्स जो है वो इस ग्रेविटेशनल फील्ड ई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। दूसरी बात, हम ये भी जानते हैं कि फोर्स जो है वो स्मॉल एम के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। देखिए कैपिटल एम तो फिक्स्ड है बच्चों, स्मॉल एम अगर आप बड़ा रखेंगे तब इनका प्रोडक्ट ज्यादा होगा तो ज्यादा फोर्स लगेगा, स्मॉल एम अगर आप कम रखेंगे तो ये इनका प्रोडक्ट कम होगा, फोर्स कम एक्सपीरियंस होगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो इस स्मॉल एम मास के ऊपर एक्सपीरियंस हो रहा है पॉइंट पर, वो इस पॉइंट पर कैपिटल एम मास की वजह से जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उस ग्रेविटेशनल फील्ड के स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। ज्यादा ग्रेविटेशनल फील्ड ज्यादा फोर्स, कम ग्रेविटेशनल फील्ड कम फोर्स। और दूसरा ये उस मास के ऊपर डिपेंड करता है, अगर इस मास की वैल्यू ज्यादा तो इन दोनों मासेस का प्रोडक्ट ज्यादा, फोर्स ज्यादा, इस मास की वैल्यू कम तो इन दोनों का प्रोडक्ट कम, फोर्स कम। तो अगर इन दोनों को हम कंबाइन करें तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इट इज प्रोपोर्शनल टू m इंटू ई, और प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जब हम हटाते हैं तो मैथमेटिकली हमें प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट 1 के बराबर मिलता है, इसलिए m इंटू ई हमारा आ जाएगा। ठीक है बच्चों, फोर्स क्या हो गया m इंटू ई के बराबर। तो यहां से क्या हम लिख सकते हैं कि ग्रेविटेशन, चूंकि अब देखिए चूंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए ग्रेविटेशनल फील्ड शुड आल्सो बी ए वेक्टर क्वांटिटी। तो इसलिए ग्रेविटेशनल फील्ड हमारा क्या हो जाएगा, फोर्स डिवाइडेड बाय मास स्मॉल एम, राइट। ग्रेविटेशनल फोर्स कितना था बच्चों हमारा, g इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m डिवाइडेड बाय इन दोनों के सेंटर के बीच की दूरी जो कि स्मॉल r है, और इसको m से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, स्मॉल r स्क्वायर। तो स्मॉल m कट जाएगा, और यहां से हमारा जो ग्रेविटेशनल फील्ड आ रहा है वो हमारा आ रहा है g इंटू कैपिटल M अपॉन स्मॉल r स्क्वायर, राइट। क्लियर है, यहां तक बात समझ रहे बच्चों। अच्छा अब समझिए इस बात को
कि ये दो अलग अलग मासेस हैं। ये जो मास है बच्चों, इस मास की वजह से हम ग्रेविटेशनल फील्ड देख रहे हैं कि इसी मास की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड है। तो जो मास ग्रेविटेशनल फील्ड का सोर्स होता है उसे हम लोग सोर्स मास कहते हैं, सोर्स मास। और जो मास इस मास की वजह से जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसकी वजह से एक फोर्स को टेस्ट कर रहा है, एक्सपीरियंस कर रहा है, उस मास को हम लोग टेस्ट मास कहते हैं। क्लियर है? तो ये मास हमारा टेस्ट मास हो गया, क्योंकि इसके ऊपर हम फोर्स एक्सपीरियंस होता हुआ देख रहे हैं। और किसकी वजह से? इसकी वजह से, इसलिए सोर्स मास होगा। क्लियर है? तो अब देखिए ग्रेविटेशनल फील्ड का जो फॉर्मूला हमारा आया है बच्चों, वो आया है G इंटू कैपिटल M अपॉन आर स्क्वायर, राइट। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला है G इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन आर स्क्वायर, राइट। अगर मैं स्मॉल m की जगह 1 kg पुट करूं, अगर मैं स्मॉल m, जो स्मॉल m मास है, अगर ये 1 kg के बराबर होगा, तो उस कंडीशन में f हमारा क्या होना चाहिए बच्चों? f हमारा होना चाहिए G इंटू कैपिटल M, स्मॉल m की जगह 1 अपॉन आर स्क्वायर। समझ रहे हैं? तो यहां पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है बच्चों, ये देखिए ग्रेविटेशनल फील्ड के बराबर हो जाएगा ना। तो आप लिख सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड को हम कैसे डिफाइन करेंगे समझिए। देखिए बच्चों, ग्रेविटेशनल फोर्स m मास के ऊपर G mm अपॉन आर स्क्वायर है। अगर ये टेस्ट मास हमारा 1 kg के बराबर होता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स ग्रेविटेशनल फील्ड के बराबर आ रहा है, राइट। यानी आप कह सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड जो है, ये वो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि एक 1 kg के टेस्ट मास के ऊपर किसी पॉइंट पर एक्सपीरियंस होता है। भाई ये कौन सा फोर्स है? ये वो फोर्स है जो कि 1 kg टेस्ट मास के ऊपर एक्सपीरियंस हो रहा है, और वही फोर्स तो आपका ग्रेविटेशनल फील्ड के बराबर आ रहा है, राइट। तो हम लिखेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज the force experienced by a unit test mass, unit test mass मतलब unit मतलब 1 kg, by a unit test mass placed at that point, placed at क्लियर है बच्चों? ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है बच्चों? किसी भी पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड को हम लोग डिफाइन करते हैं एज द फोर्स जो कि एक 1 kg टेस्ट मास एक्सपीरियंस कर रहे हैं जब हम उसे किसी पॉइंट पर ले जाकर रख रहे हैं। अच्छा, ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड है, ये क्या बच्चों हमारा स्मॉल g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर भी आ रहा है। कब? इन केस जब ये स्मॉल r आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ, राइट। जब स्मॉल r अर्थ के रेडियस से ज्यादा या उसके बराबर होगा, तब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की भी वैल्यू यही है। तो हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड is equal to acceleration due to gravity for small r greater than or equal to radius of earth, राइट बच्चों।
यहां तक आप लोग बात समझ रहे हैं? ग्रेविटेशनल, ये एक मास जब यहां पर प्रेजेंट होता है और इसके कुछ दूरी पर ही दूसरे मास को लाकर रखते हैं, तब बिना कांटेक्ट में आए हुए इसके ऊपर एक फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है। जिसके ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस हम देख रहे हैं वो टेस्ट मास है, जिसकी वजह से फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है वो सोर्स मास है। तो होता क्या है कि ये जो मास है ये अपने आसपास के रीजन में एक ग्रेविटेशनल फील्ड यानी एक एनर्जी क्रिएट करता है, और तो इसके आसपास के रीजन के हर एक पॉइंट पर वो एनर्जी प्रेजेंट है। उस एनर्जी को हम लोग क्या कह रहे हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड। यानी इसके आसपास के रीजन के हर एक पॉइंट पर वो ग्रेविटेशनल फील्ड प्रेजेंट है, यानी पी पॉइंट पर भी प्रेजेंट होना चाहिए। फिर जब हम इस टेस्ट मास को यहां पर लाकर रखते हैं, तब ये टेस्ट मास यहां पर प्रेजेंट ग्रेविटेशनल फील्ड के साथ इंटरैक्ट करता है, और इंटरैक्ट करने की वजह से उसके ऊपर एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है। वो फोर्स यहां पर मौजूद इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और उस टेस्ट मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमारा ये आ गया प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, यहां 1 होता है, इससे कोई कांस्टेंट हमारा आया नहीं। फिर हमने E को लिख दिया F अपॉन M, F की वैल्यू लिखकर इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लिख दिया, सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड हमने लिख दिया। ये ग्रेविटेशनल फील्ड है, ये हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है। हमने देखा कि जब मैं स्मॉल m को 1 kg लिख रहा हूं, तब ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटेशनल फील्ड दोनों बराबर हो जा रहा है। यानी ग्रेविटेशनल फील्ड वो फोर्स है जो कि एक यूनिट टेस्ट मास के ऊपर एक्सपीरियंस होता है जब हम उसे किसी पॉइंट पर रखते हैं। ठीक है, इस पॉइंट पर जब आप 1 kg मास को रखेंगे तो यहां पर जितना फोर्स उस 1 kg मास पर एक्सपीरियंस होगा, वही यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू है। और तो और अगर हमारा रेडियस या तो अर्थ के रेडियस के बराबर हो, डिस्टेंस सेंटर से अर्थ के रेडियस के बराबर या अर्थ के रेडियस से ज्यादा हो, उस कंडीशन में ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की भी वैल्यू है। यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ग्रेविटेशनल फील्ड के बराबर होगा फॉर r ग्रेटर देन इक्वल टू r। क्लियर बच्चों? अच्छा, एक चीज आप और नोटिस कर लीजिए कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड जो है यहां पर देख लीजिए दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। एक तो ये ग्रेविटेशनल फील्ड मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, कैपिटल एम मास। कैपिटल एम कौन सा मास है? सोर्स मास। ठीक है, यहां दो मास है, सोर्स मास, टेस्ट मास। टेस्ट मास के नहीं, सोर्स मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी सोर्स मास जितना ज्यादा होगा, ग्रेविटेशनल फील्ड जो है उसकी वैल्यू किसी पॉइंट पर उतनी ही ज्यादा होगी। और दूसरी बात, ग्रेविटेशनल फील्ड जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि उस मास, और ये डिस्टेंस कौन सा है? मास से, जो सोर्स मास है उससे दूरी। तो सोर्स मास से दूरी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने का मतलब कि जितना दूरी आप ज्यादा लेंगे, ग्रेविटेशनल फील्ड उतनी ही कम हो जाएगी। इसका मतलब कि पास के रीजन में ग्रेविटेशनल फील्ड ज्यादा है और दूर के रीजन में ग्रेविटेशनल फील्ड कम है। तो जाहिर सी बात है पास के रीजन में फोर्स भी तो ज्यादा लगता है ना। क्यों ज्यादा लग रहा है? क्योंकि वहां पर उसकी एनर्जी ज्यादा है, ग्रेविटेशनल फील्ड ज्यादा है। अब बात समझ रहे हैं? और एक चीज और नोटिस कीजिए, जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो इस टेस्ट मास के इंडिपेंडेंट होता है। यहां पर कहीं भी आपका स्मॉल m टेस्ट मास नहीं आ रहा है इस इक्वेशन में। सो ग्रेविटेशनल फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेस्ट मास। आप यहां पर टेस्ट मास को रखें या इसको हटा दें, इसकी वजह से यहां पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड है, जो एनर्जी है, उसमें कोई फर्क, कोई चेंज नहीं आएगा। गेटिंग माय पॉइंट बच्चों? चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए। बच्चों एक चीज और नोटिस कर लीजिए कि जो इसकी एसआई यूनिट है, ठीक है, ये मैं बताना भूल गया आपको, इसकी जो एसआई यूनिट है बच्चों, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड? तो भाई ग्रेविटेशनल फील्ड हमारा होता है फोर्स अपॉन मास। यानी कि फोर्स है न्यूटन और मास है केजी, यानी कि इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन पर केजी। क्लियर है? चलिए नोट कर लो। चलिए बच्चों ये दो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड पे बेस्ड।
ये दो क्वेश्चंस है, इन दोनों क्वेश्चंस को जरा हम लोग देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड व्हेन अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ बॉडी ऑफ मास 10 केजी। यानी आपको कह रखा है कि एक बॉडी है जिसका मास 10 केजी के बराबर है और इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है बच्चों, 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। और आपसे कह रहा है फाइंड इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, यानी आपको ग्रेविटेशनल फील्ड फाइंड करना है, राइट। तो कैसे फाइंड करेंगे? तो बच्चों ये तो चौथी क्लास का सवाल है, इतना आसान सवाल है ना। ये बस क्या है, फॉर्मूला हमें पता है, E का फॉर्मूला हमें पता है कि E होता है हमारा इक्वल्स टू F अपॉन M होता है बच्चों। E इज इक्वल्स टू F अपॉन M। F हमें दे रखा है 100 न्यूटन और M हमें दे रखा है 10 केजी, यानी कितना हो जाएगा ये 10 न्यूटन पर केजी, राइट। ये हमारा इंटेंसिटी है ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, राइट। ये तो बहुत आसान सवाल था। ये एक सवाल है, बढ़िया सवाल है, इस सवाल को देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि टू बॉडीज 10 केजी एंड 1000 केजी आर 1 मीटर अपार्ट, यानी कि दो बॉडीज हैं, इस तरीके से सॉल्यूशन देखिएगा। कह रहा है कि दो बॉडीज हैं, एक बॉडी यहां पर है इस तरीके से और एक मीटर की दूरी पर एक दूसरा बॉडी है, ठीक है। क्या कितनी दूरी पर है? इनके सेंटर के बीच की दूरी कितनी है बच्चों? 1 मीटर। 1 मीटर अपार्ट यानी कि 1 मीटर की दूरी पर है। और डिस्टेंस कहां से मेजर करते हैं? इनके सेंटर से मेजर करते हैं, इसीलिए ये इनके सेंटर के बीच की दूरी है 1 मीटर, राइट। कह रहा है कि एट, और क्या क्या मास गिवन है, ये है 10 केजी और ये है बच्चों 1000 केजी। कह रहा है एट विच पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग देम, इन दोनों को ज्वाइन करता हुआ जो लाइन है, यानी ये जो लाइन है, कह रहा है कि इस लाइन पर कौन सा वो पॉइंट है, एट विच पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग देम ग्रेविटेशनल फील्ड इज इक्वल टू 0। यानी इन दोनों को ज्वाइन करता हुआ जो लाइन है, उस लाइन पर कोई ऐसा पॉइंट हमें चाहिए जहां पर कि हमें ग्रेविटेशनल फील्ड E 0 के बराबर मिले। तो बच्चों ये जो लाइन है इसको देखिए, मैं आगे की तरफ बढ़ा दे रहा हूं। अगर सपोज करें कि ये पॉइंट यहां पर होता, तो हम जानना चाहते हैं क्या हमें यहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड 0 मिल सकते हैं। तो भाई इस 10 केजी की वजह से P पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फोर्स किधर होगा? इस डायरेक्शन में बच्चों। जिस डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, देखिए F वेक्टर अगर आप यहां रख दें और E वेक्टर रख दें, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन है वही ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन होनी चाहिए, राइट। खैर हमें यहां पर मैग्नीट्यूड निकालना था। तो ये 10 केजी मास, इस पॉइंट पर अगर कोई मास प्रेजेंट होता तो उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करता ना, यानी इस पॉइंट पर फोर्स 10 केजी की तरफ हो सकता है, इसलिए ग्रेविटेशनल फील्ड भी 10 केजी की तरफ है। अच्छा, ये 100 केजी का जो मास है, ये भी तो यहां पर अगर मास होता तो उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करता, यानी कि ये इसकी वजह से यहां पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो भी अंदर की तरफ है। बच्चों जब दोनों ग्रेविटेशनल फील्ड, इसकी वजह से भी ग्रेविटेशनल फील्ड और इसकी वजह से भी जो ग्रेविटेशनल फील्ड है, जब दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो क्या ये ऐड होकर 0 दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। 0 देने के लिए हमें क्या चाहिए? दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए, मैग्नीट्यूड में इक्वल और डायरेक्शन में अगर अपोजिट होंगे तो दोनों कैंसिल आउट कर देंगे, नेट 0 मिल जाएगा। क्लियर है? लेकिन यहां पर समझिए, इसकी वजह से भी ग्रेविटेशनल फील्ड अंदर की तरफ यानी 10 केजी की तरफ, और इसकी वजह से भी इसी डायरेक्शन में तो दोनों ग्रेविटेशनल फील्ड सेम डायरेक्शन में है, इसलिए कैंसिल आउट नहीं करेंगे। यहां पर आपको जो ग्रेविटेशनल फील्ड 0 है वो नहीं मिलेगा। अच्छा, मान लेते हैं यहां पर अगर कोई पॉइंट है, यानी कि ये दोनों पॉइंट इन दोनों चार्जेस को जो लाइन ज्वाइन कर रहा है उसके बाहर लाई कर रहा है, इसी लाइन पर लेकिन इनके बाहर लाई कर रहा है। तो ये इस साइड पर तो हमें 0 नहीं मिल सकता है, इस साइड पर क्या 0 मिल सकता है? ये 1000 केजी जो है वो यहां पर अगर कोई मास तो उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करता, यानी कि इस डायरेक्शन में होता। यहां पर अपनी अट्रैक्ट करने के लिए इधर फोर्स लगाना पड़ता, यहां पर इधर लगाना पड़ता, तो यहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड इस डायरेक्शन में होगा बच्चों।
10 kg भी तो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इसी डायरेक्शन में होगा। यहां भी ग्रेविटेशनल फील्ड सेम डायरेक्शन में है, इसलिए यहां पर भी ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी जीरो नहीं हो सकती। चलिए बीच के किसी पॉइंट पर हम लोग देखते हैं बच्चों। बीच का कोई पॉइंट मान लेते हैं कि ये हमारा ओ के बराबर है, यहां पर ये पॉइंट मान लेते हैं कि ये हमारा ओ के बराबर है। अच्छा, इस पॉइंट पर बच्चों 10 केजी का जो मास है, ये ओ पॉइंट यहां पर, ये जो 10 केजी का मास है बच्चों, वो उसकी वजह से यहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगा, 10 केजी की तरफ इस डायरेक्शन में, और 1000 केजी की वजह से इस डायरेक्शन में। अब देखिए, अब तो दोनों ग्रेविटेशनल फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में है ना, तो अपोजिट डायरेक्शन में तो है। अब जीरो कब मिलेगा, जब इनका मैग्नीट्यूड सेम हो। भाई मैग्नीट्यूड इन दोनों की वजह से यहां पर सेम हो जाए और डायरेक्शन अपोजिट, तब दोनों कैंसिल आउट कर देंगे। तो मान लेते हैं कि 10 केजी से इस ओ पॉइंट की जो दूरी है वो स्मॉल एक्स है। ठीक है बच्चों, तो 1000 केजी से ओ पॉइंट की दूरी कितनी होगी, मेरे हिसाब से 1 माइनस एक्स। क्यों, ये टोटल डिस्टेंस 1 है, तो इसमें से ये डिस्टेंस अगर x है तो ये 1 माइनस एक्स होगा ना बच्चों। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1 मीटर मिलना चाहिए, x और माइनस एक्स हट जाएगा और ये 1 मीटर में मिल जाएगा। बात समझ आ रही है, तो ये हमारा x और ये 1 माइनस एक्स हो गया। क्लियर है, हमने मान लिया है कि 10 केजी से x डिस्टेंस दूरी पर एक पॉइंट P है इन दोनों के बीच में, जहां पर की ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू जीरो है। अब भाई 10 केजी की वजह से x डिस्टेंस की दूरी पर ग्रेविटेशनल फील्ड क्या आना चाहिए, ग्रेविटेशनल फील्ड 10 केजी की वजह से कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका इक्वल्स टू g इंटू 10 केजी अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर। ये होता है ना gm बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। अच्छा, ये 1000 केजी की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड हमारा कितना होना चाहिए, 1000 केजी की वजह से ये हमारा हो जाएगा इक्वल्स टू g इंटू 1000 अपॉन ये डिस्टेंस कितना है 1 माइनस एक्स, यानी कि 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। राइट, अब इसकी वजह से यहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड हमारा निकल कर आ गया, इसकी वजह से यहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड निकल कर आ गया। हम जानते हैं दोनों डायरेक्शन में अपोजिट, अगर दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर हो तो बच्चों तो इक्वल एंड अपोजिट हो जाएंगे ना, तो दोनों कैंसिल आउट कर देंगे, नेट जीरो हो जाएगा। तो मैग्नीट्यूड यहां लिखा है दोनों को इक्वल कर, डायरेक्शन तो अपोजिट है ही, मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर होना चाहिए, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड 10 केजी की वजह से should be equal to magnetic field 1000 kg की वजह से। राइट, तो 10 kg की वजह से कितना है g इंटू 10 अपॉन एक्स स्क्वायर, और यहां पर कितना है 1000 kg की वजह से g इंटू 1000 अपॉन 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। बच्चों एक जीरो तो ये 10 से कैंसिल हो जाएगा, g से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या निकलेगा, ये 1 माइनस एक्स इधर जाएगा तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर क्या होगा 10 का स्क्वायर इंटू एक्स का स्क्वायर, ये होगा ना बच्चों। अब दोनों साइड अगर हम रूट ले लें, अगर दोनों साइड हम रूट ले लें तो इधर क्या बचेगा रूट लेने के बाद 1 माइनस एक्स, भाई रूट लेंगे तो स्क्वायर चला जाएगा, यहां भी स्क्वायर चला जाए तो हो जाएगा इक्वल्स टू 10x। राइट, और अब माइनस एक्स को इधर भेजेंगे तो प्लस एक्स हो जाएगा, 10x प्लस एक्स हो जाएगा 11x इज इक्वल्स टू 1, विच मींस x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 11। अब चूंकि ये डिस्टेंस है मीटर में मेजर करना है, इसलिए हो जाएगा 1 अपॉन 11 मीटर। और x क्या था बच्चों, x था 10 केजी से दूरी, यानी 10 केजी से x डिस्टेंस की दूरी पर, 10 केजी से x डिस्टेंस की दूरी पर, और वो x हमारा कितना है 1 बाई 11 मीटर, यानी 10 केजी से 1 बाई 11 मीटर की दूरी पर यहां पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो आपका जीरो के बराबर है। ऑलराइट, चलिए इन दोनों सवाल को आप लोग नोट कर लीजिए बच्चों, एक सवाल हम लोग और करते हैं इसके बाद।
चलिए बच्चों, ये एक सवाल है, आखिरी सवाल आज का। इस क्वेश्चन में आपको एक ट्रायंगल बनाया हुआ है, ठीक है, और ट्रायंगल बनाकर कह रहा है कि जो 3 वर्टेक्स हैं उसमें से एक वर्टेक्स पर 800 केजी का मास रखा हुआ है, दूसरे वर्टेक्स पर 600 केजी का मास रखा हुआ है, और 600 केजी से 0.15 मीटर की दूरी पर एक वर्टेक्स P है, और इस वर्टेक्स की दूरी 800 केजी से 0.20 मीटर है। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको ग्रेविटेशनल फील्ड E निकालना है P पॉइंट पर। कहां पर? P पॉइंट पर। किसकी वजह से? 800 केजी और 600 केजी मास की वजह से इकट्ठे। तो कैसे निकालेंगे समझिएगा बच्चों। देखिए, इसकी वजह से यहां पर कुछ ग्रेविटेशनल फील्ड होगा बच्चों, और इसकी वजह से भी यहां पर कुछ ग्रेविटेशनल फील्ड होना चाहिए। भाई, इसकी एनर्जी भी यहां पर प्रेजेंट होगी, इसकी एनर्जी भी यहां पर प्रेजेंट होगी, दोनों की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड है। हमें करना क्या है कि दोनों की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है, और चूंकि ग्रेविटेशनल फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए वेक्टर लॉ लगाकर उसका रिजल्टेंट नेट ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है। तो सबसे पहली बात तो कि 800 केजी मास की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड इस डायरेक्शन में है ना, जिस डायरेक्शन में। देखिए, ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? किसी भी पॉइंट पर अगर आपको ग्रेविटेशनल फील्ड का डायरेक्शन निकालना है तो इमेजिन कर लीजिए कि वहां पर एक मास रखा हुआ है। कितने केजी का? 1 केजी का मास रखा हुआ है। तो इस 1 केजी के मास के ऊपर ये 800 केजी की तरफ फोर्स लगाता है, इधर लगाता है, इसलिए ग्रेविटेशनल फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है। 600 केजी जो है वो 1 केजी पर किधर फोर्स लगाता है? इधर, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फील्ड इस डायरेक्शन में है, राइट। इसको मैं कह दे रहा हूं बच्चों E1, और इसको मैं कह दे रहा हूं E2। तो E1 हमारा कितना हो जाएगा? E1 हमारा हो जाएगा G इंटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट 800 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। अच्छा, ये 0.20 क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 10 रेज टू द पावर -1, ठीक है। 0.20 का मतलब हो गया 0.2, राइट, और 0.2 का मतलब हो गया 2 इंटू 10 रेज टू द पावर -1 होता है बच्चों। तो आप इसको कर दीजिए 2 इंटू 10 रेज टू द पावर -1 का स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर होता है। ये हो जाएगा G इंटू 800 यानी 800G, राइट बच्चों। 800 इंटू G यानी 800G अपॉन 2 का स्क्वायर हो गया 4 इंटू 10 रेज टू द पावर -2 होगा बच्चों। और अगर मैं इस 10 -2 को ऊपर भेज दूं तो ये हो जाएगा 800 तो था ही, और ये -2 ऊपर जाकर +2 हो जाएगा, 2 0 और हो जाएगा, दिस मच अपॉन 4 इंटू G। यानी E1 जो हमारा निकल कर आ रहा है बच्चों, ये देखिएगा, ये 4 जब कटेगा तो ये हो जाएगा 2, 1 2 3 4, यानी 20,000 G। E1 हमारा कितना हो जाएगा? 20,000 G। G क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, राइट। इसको मैं कह दे रहा हूं इक्वेशन नंबर 1। वैसे E2 निकाल लेते हैं। E2 कितना होगा? G इंटू मास, ये 600 kg अपॉन 0.15 क्या होगा बच्चों? 15 इंटू 10 रेज टू द पावर -2, तो हो जाएगा 15 इंटू 10 रेज टू द पावर -2 का स्क्वायर, राइट। ये हो गया 600G अपॉन 15 का स्क्वायर को मैं लिख रहा हूं 15 इंटू 15, और 10 रेज टू द पावर -2 के स्क्वायर को मैं लिख रहा हूं 10 रेज टू द पावर -4। देखिए 15 से जब ये जाएगा बच्चों 15 4 60 यानी कि 40 आएगा, और फिर 5 से जब ये जाएगा तो नीचे 3 बचेगा और ऊपर बचेगा 8, और 10 रेज टू द पावर 4 ऊपर जाकर 4 0 यानी कि 80,000 अपॉन 3G होगा। क्लियर बच्चों? E1 भी आ गया, E2 भी आ गया। अब देखिए समझिएगा जरा, E1 इस डायरेक्शन में, E2 इस डायरेक्शन में, और ये दोनों ही वेक्टर्स हैं। तो वेक्टर्स, ये दो वेक्टर्स और इनके बीच में एंगल कितना दे रखा है? ये 90 डिग्री परपेंडिकुलर का साइन,
राइट, ये 90 डिग्री है। तो दो वेक्टर्स हैं E1 E2 और इनके बीच का एंगल है 90 डिग्री। तो इनका जो रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट जो होगा, यानी कि जो टोटल नेट नेट ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो क्या होना चाहिए, रूट, आपने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था, रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 cos थीटा। फॉर्मूला याद है बच्चों? लेकिन थीटा यहां पर कितना है, 90 डिग्री, और cos 90 होता है 0, इसलिए ये पूरा टर्म आपका 0 हो जाएगा। तो E क्या हो जाएगा बच्चों, E हो जाएगा इक्वल्स टू रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर होगा। अच्छा, अब ये समझिए क्या होगा। E1 की वैल्यू कितनी है, 20,000 G, इसका स्क्वायर लेंगे, प्लस E2 की वैल्यू कितनी है, 80,000 G अपॉन 3 का, इसका स्क्वायर लेंगे और इसका रूट ले रहे हैं। राइट बच्चों, अब इसमें से क्या कॉमन है जरा देखते हैं। देखिए 20,000 G और 80,000 G, तो 80,000 20,000 के टेबल में 80,000 आता है ना, तो 20,000 G दोनों से कॉमन ले लेते हैं। 20,000 G कॉमन लेगा, क्योंकि स्क्वायर है इसलिए ये भी स्क्वायर ही रहेगा। ये बचा हमारा 1 का स्क्वायर यानी 1, और यहां से हम निकाल देंगे 20,000 G करेंगे तो सिर्फ 4 बचेगा, 4 का स्क्वायर हो गया 16 और इस 3 का स्क्वायर हो गया 9। राइट, 20,000 G को जब हम रूट के बाहर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 20,000 G। राइट, और ये रूट के अंदर क्या आ रहा है बच्चों, जरा देखिएगा ध्यान से। ये 1/1 लिख सकते हैं, 9 अगर हम इसका एलसीएम ले लें तो 9 + 16 ये हो गया 25, यानी कि ये हो गया 20,000 इंटू 6.66 इंटू 10⁻⁻11, जी की वैल्यू लिखी मैंने। ठीक है, 25 जब रूट के बाहर आएगा तो हो जाएगा 5 और अपॉन 3। राइट, ये 3 से जब कट होगा तो ये हो जाएगा 2.22। 20,000 इंटू 5, 5 2 ज़ा 10, ठीक है, और 5 2 ज़ा 10, फिर 1 2 3 4, तो 4 और 1 5 0 आएगा। राइट, तो 10⁻5 लिख सकते हैं, इंटू 2.22 इंटू 10⁻⁻11, यानी कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड हमारा आ रहा है वो आ रहा है बच्चों 2.22 इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन पर केजी। राइट, 5 2 ज़ा 10, यानी 20,000 इंटू 5 हो जाएगा 1 लाख। 1 लाख में हो गया 5 0, तो 10⁻5। यहां 10⁻11 पहले से था 2 पॉइंट, तो 2.2 एज इट इज छोड़ दिया, 10⁻5 और 10⁻11 तो यह 10⁻6, 2.22 into 10⁻6, इसकी यूनिट क्या है, न्यूटन पर केजी। ठीक है बच्चों, चलिए आज हम लोग यहां पर लेक्चर समाप्त कर रहे हैं। आज मैंने आपको इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ाया है। ये एक्चुअली में पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का ही एक पार्ट था, लेकिन अगले लेक्चर में हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे बकायदा। ठीक है, और उस पर कुछ बेस सवाल करेंगे। तब तक यहां तक का जो सवाल है उसको आप लोग अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, और अच्छे से पढ़िएगा, याद से यहां तक के टॉपिक को अच्छे से कवर कर लीजिएगा। बाय।